खबर आ रही है, कोसी की उपधारा में नाव पलट गई है। नाव पर 8 लोग सवार बताए जा रहे हैं, 7 लोगों को बचा लिया गया है। राजा कुमार नाम का युवक लापता बताया जा रहा है। गोलमा का रहने वाला राजा कुमार। राहत और बचाव कार्य जारी है। कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड की यह घटना है। गोलमाडी से गोलमा घाट जाते वक्त ये नाव हादसा हो गया है और हादसे में 2 बाइक जो डूबी हुई थी उसे निकाला गया है। ये बड़ी खबर। और नदी में नाव पलटने की एक बड़ी घटना हुई है। 7 लोगों को बचा लिया गया और बताया जा रहा है कुल 8 लोग सवार थे। एक व्यक्ति जिसके बारे में अब तक कोई पता नहीं चल पाया है, गोलमा का रहने वाला बताया जा रहा है, जिसका नाम राजा कुमार है। राहत और बचाव कार्य जारी है। और विपिन हमारे साथ, हमारे संवाददाता। विपिन, अभी क्या खबर है? अभी बता दें कि जो नाव हादसा होने के बाद तुरंत प्रशासन एक्टिव हुआ है और प्रशासन के लोग वहां पहुंचकर गोताखोर की मदद से जो एक लापता युवक है उसकी तलाश में जुट गया है। लेकिन जो बता दें, राहत वाली खबर है कि 7 लोगों को बचा लिया गया है। साथ में जो बाइक था उसे भी गोताखोरों ने निकाल लिया है। तो ऐसे में एक युवक अभी लापता है और पूरा प्रशासन महकमा वहां पहुंचकर उस लापता युवक को खोजने में जुटा हुआ है। जी। और जो लापता युवक जिसे तलाश करने की कोशिश की जा रही है, तो क्या इस पूरी घटना के बारे में जो चश्मदीद हैं या फिर आसपास के लोग हैं और बेहतर क्या बता पा रहे हैं? कैसे नाव पलट गई? क्या, क्योंकि जो संख्या बताई जा रही है कि 8 लोग ही सवार थे, 2 बाइक उसके ऊपर थी, फिर नाव पलटी कैसे? जी, नाव जो नदी है वो कोसी नदी, चूंकि पानी का स्तर, जलस्तर धीरे धीरे कम हो रहा है। कम होने के बाद जो है नाव जा रही थी और रास्ते में किसी चीज से टकराई है और टकराने के बाद ही नाव पलटी है। तो अब ये प्रशासन की तरफ से ये बयान नहीं आया कि आखिर नाव टकराई क्या से, लेकिन टकराने के बाद नाव जो है वहां पलट गई। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विपिन तमाम जानकारियों के लिए। वहीं बीपीएससी टीआरई 1 को लेकर बड़ा फैसला। अभ्यर्थियों की अर्जी पर पटना हाईकोर्ट की तरफ से यह बड़ा फैसला किया गया है, जिसमें टीआरई 1 का पूरक रिजल्ट जारी करने के आदेश पटना हाईकोर्ट ने दे दिए हैं। शिक्षा विभाग को पटना हाईकोर्ट की तरफ से यह आदेश दिया गया है, जिसमें आदेश के बाद अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। याचिकाकर्ता धीरेन्द्र की अर्जी पर कोर्ट का यह आदेश इस वक्त, जिसमें पूरक रिजल्ट जारी करने को कहा गया है पटना हाईकोर्ट की तरफ से। वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता वाईवी गिरी इसकी पैरवी कर रहे थे। और दिल्ली से बड़ी खबर है, आज शाम बीजेपी मुख्यालय जाएंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बीजेपी मुख्यालय जाने वाले हैं। शाम के 5:30 बजे कार्यकर्ताओं से मिलने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री मुलाकात करेंगे और संबोधन के बाद पुराने कर्मचारियों से मुलाकात कर सकते हैं। जो सूत्र बता रहे हैं उनका कहना है कि पीएम मोदी कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और लंबे समय से दफ्तर में काम कर रहे कर्मचारियों से मुलाकात करेंगे। शाम के 5:30 बजे पीएम मोदी पार्टी में दफ्तर में काम करने वाले क्लर्क, चपरासी और ऐसे अन्य कर्मचारियों से मुलाकात कर सकते हैं और इन कर्मचारियों और कार्यकर्ताओं से उनका हाल चाल जानेंगे। कार्यालय की रोजमर्रा की गतिविधियों की भी जानकारी लेंगे। ये जानकारी आपको दें कि चुनाव परिणाम के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कर्मचारियों और भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ ये पहली मुलाकात होगी और पीएम ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए लगातार तीसरी बार जीत के लिए उनके प्रयासों की सराहना की थी। लेकिन इस दौरान मुख्यालय में काम करने वाले कर्मचारियों और कार्यकर्ताओं से अलग से मुलाकात उनकी नहीं हो पाई थी, इसलिए 5:30 बजे का वक्त रखा गया है और जो सूत्र बता रहे हैं कि मुलाकात हो सकती है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 20 जुलाई को झारखंड दौरे पर रहेंगे। 20 जुलाई को रांची में बीजेपी की विस्तारित प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी, जिसे अमित शाह संबोधित करने वाले हैं। बताया यह भी जा रहा है कि इस बैठक में 25,000 प्रतिनिधि शामिल होंगे। सीनियर आईएएस अधिकारी संजीव हंस की पत्नी और पूर्व विधायक गुलाब यादव की पत्नी भी अब औपचारिक तौर पर जांच एजेंसी ईडी के रडार पर है। जांच एजेंसी को तफ्तीश के दौरान सबूत मिले हैं। आईएएस अधिकारी संजीव हंस की पत्नी के बैंक के खाते में काफी संदिग्ध लेन देन की जानकारी मिली है। सूत्र के मुताबिक आईएएस संजीव हंस की पत्नी के बैंक खातों से पूर्व विधायक गुलाब यादव की पत्नी के बीच लाखों करोड़ों रुपए के संदिग्ध लेन देन की जानकारी मिली है। आईएएस अधिकारी संजीव हंस के घर सर्च ऑपरेशन के दौरान लाखों रुपए की 15 विदेशी घड़ी भी बरामद की गई है। यह भी बताया जा रहा है कि आईएएस संजीव हंस की पत्नी का पुणे स्थित एक सीएनजी पंप पर मालिकाना हक भी है और सर्च ऑपरेशन के दौरान ये सारी जानकारियां मिली हैं। तो पटना एम्स से नीट पेपर लीक मामले में 4 मेडिकल स्टूडेंट्स को सीबीआई ने हिरासत में लिया। ये स्टूडेंट्स 2021 बैच के छात्र हैं, जब
सीबीआई एम्स में पूछताछ करने के लिए पहुंची और हॉस्टल में उनके कमरों की तलाशी ली गई तो उनके कमरे से लैपटॉप और मोबाइल को टीम ने जब्त किया है। चारों के रूम को फिलहाल सील कर दिया गया है। ये कहा जा रहा है कि पहली बार में सीबीआई अपने साथ चंदन सिंह को लेकर गई, वहीं दूसरी बार कुमार सानू और राहुल आनंद को वो अपने साथ लेकर जाती है। चंदन सिंह सीवान का रहने वाला है, जबकि कुमार सानू पटना का और राहुल आनंद धनबाद का रहने वाला है। करण जैन अररिया का रहने वाला बताया जा रहा है। सीबीआई ने आके एक स्टूडेंट को पकड़ा और इनको उठा के लेके गए हैं। उसके बाद हमें इससे पहले भी हमें खबर मिल चुका था। उनका वरिष्ठ अधिकारी ने हमें इन्फॉर्म किए थे कि एक स्टूडेंट है उनका हॉस्टल नंबर 8 में है, वो आके इनको इंटरोगेट करेंगे। उसके बाद जो स्टूडेंट गया, शाम को फिर सीबीआई का जो और एक वरिष्ठ अधिकारी हैं ये हमें कांटेक्ट किए और फिर सेकेंड टाइम ये आए और 2 बच्चों को लेके गए। ये आने से पहले एक्चुअली इन्होंने सब हमें दिए थे डिटेल्स, उनका फोटोग्राफ, उनका नाम सब हमें हमारा व्हाट्सएप में भेजे थे। उसके बाद ये जो हुआ, आके तीनों को लेके गए हैं और एक स्टूडेंट खुद जाके इनको रिपोर्ट किया है। पटना में श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल के सुशील बोधी सभागार में बिहार बीजेपी की विस्तारित प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई। डिप्टी सीएम और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में ये बड़ी बैठक हुई है, जिसमें बिहार बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। इस दौरान सम्राट चौधरी ने कई बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि बिहार गरीब राज्य है, हम लोगों ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि अतिरिक्त राशि देकर बिहार की मदद करें। हमें उम्मीद है कि बजट में बिहार को अधिक से अधिक राशि मिलेगी। प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, आदरणीय वित्त मंत्री जी से आग्रह किया कि हमको मदद चाहिए। बिहार राज्य गरीब है, यहाँ एनडीए की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम यहाँ सरकार चला रहे। हम लोगों ने आग्रह किया कि यहाँ अधिक से अधिक राशि देकर, हमको अतिरिक्त राशि देकर बिहार के विकास के सपनों को पूरा करने में पूरी तरह एनडीए की डबल इंजन की सरकार काम देने का काम करे। वहीं बड़ी खबर बेतिया से, स्कूल में 20 छात्र बेहोश हो गए हैं। बताया जा रहा है कि बेहोशी की हालत में इन सभी को जीएमसीएच में भर्ती कराया गया। राजकीय माध्यमिक विद्यालय बैरिया बाजार का ये मामला है और बेहोशी के पीछे की बड़ी वजह गर्मी को बताया जा रहा है। गर्मी की वजह से बच्चों के बीमार होने की खबर सामने आ रही है। और जहानाबाद से बड़ी खबर है, स्कूल में एक साथ 10 छात्राएं बीमार हो गई हैं। कई बेहोश होकर स्कूल में गिरी हैं। अम्बेडकर बालिका स्कूल की यह घटना है। सभी का सदर अस्पताल में इलाज जारी है। बच्चों को जो था, इतनी गर्मी थी, रात में मुहर्रम के कारण बिजली का भी अभाव था, काट दिया गया। गर्मी में बच्चे को सवेरे आए, कुछ उनका मन मिचल रहा था, किसी का सर में दर्द था, उनमें जो थोड़ी सी कमी देखे मैं उनको हॉस्पिटल लेके आया हूँ। कितने बच्चे हैं अस्पताल में? अभी 7 बच्चे हैं जिन्हें प्राथमिक उपचार के लिए मैं लाया हूँ। करीब 9:45 बजे फोन गया यहाँ से कि आपका बच्ची की तबीयत खराब है, तो हम वहाँ से ट्रेन से जल्दी यहाँ आए और अपने बच्चे को देखे। यहाँ प्रिंसिपल साहब लेकर के आए हुए हैं हॉस्पिटल में। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर बवाल मचा हुआ है, जिस पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने जवाब दिया। नीरज कुमार ने कहा कि विपक्ष बिहार में राजनीतिक खौफ पैदा करना चाहता है, जबकि जनता को यह विश्वास है कि नीतीश कुमार हैं तो लोग सुरक्षित हैं। नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव को ट्विटर बबुआ कहकर संबोधित किया और कहा कि ये समय माता पिता के शासन का नहीं है। नीरज कुमार ने कहा कि तेजस्वी यादव जब सरकार में शामिल थे तो 8,853 हत्या की घटनाएं हुई थीं और उन सभी घटनाओं पर भी कार्रवाई ठोस तरीके से की गई। मुकेश सहनी जी के पिता उदाहरणार्थ एकदम ब्लाइंड केस था, न इन्फॉर्मेंट था न गवाह था, लेकिन हमारी पुलिस ने 48 घंटे के अंदर घटना का उद्भेदन कर दिया। लेकिन 14 घंटा ट्विटर बबुआ आपको अपने राजनीतिक सहयोगी मुकेश सहनी जी के पिता की दुखद हत्या पर एक संवेदना के शब्द व्यक्त करने में 14 घंटा लग गया।
बिहार में कानून व्यवस्था के सवाल पर बवाल मचा है। इसे लेकर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी ने भी आरजेडी पर पलटवार किया। केसी त्यागी ने कहा कि वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी हत्याकांड में पुलिस जांच कर रही है, जो भी दोषी होगा नहीं बचेगा। विपक्ष की तरफ से ये कानून व्यवस्था पर सवाल किए जाने पर केसी त्यागी ने कहा कि उनके पास 1990 से 2005 तक की घटना की लंबी सूची है, जो बिहार और देश की राजनीति का सबसे दुखद अध्याय था। मेरे पास एक लंबी फहरिस्त है जो 90 से लेकर के और 2005 के बीच में नरसंस हत्याकांड हुए। मेरे पास लिस्ट है किस तरह से जातियों के संगठित गिरोह और सेनाएं काम कर रही थी। वो भी लंबी फहरिस्त है, कैसे हजारों लोग भिन्न भिन्न नरसंस हत्याकांडों में मरे थे। वहीं गेमिंग ऐप फीविन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बिहार में ईडी की रेड चल रही है। पटना और बिहार शरीफ में 3 ठिकानों पर ईडी की टीम ने रेड की है। आरोप है कि क्रिप्टो करेंसी के जरिए गेमिंग ऐप से कमाए करोड़ों रुपए विदेश भेजे जा रहे थे। कल चेन्नई में भी इस मामले में रेड हुई थी। इस रैकेट में चीन के लोगों के शामिल होने की खबर ईडी के हाथ लगी है। रांची से बड़ी खबर है, हाईकोर्ट में बांग्लादेशी घुसपैठ पर सुनवाई हुई है। सैयद दानियाल की याचिका पर यह सुनवाई हुई है। हाईकोर्ट ने 6 जिलों के शपथनामे को खारिज कर दिया है। राज्य सरकार की तरफ से दायर हलफनामे को खारिज किया है। हाईकोर्ट ने कहा कि पिछले आदेश की अनदेखी हुई। जामताड़ा के एक एफिडेविट को पाया अधूरा और एफिडेविट में अधिकारी के पद की जानकारी ही नहीं है और राज्य सरकार को दोबारा एफिडेविट फाइल करने का निर्देश दिया गया है। अगली खबर बिहार के बांका से, जहां जोरदार धमाके में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। बाराहाट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए उसे भागलपुर रेफर किया गया। ये कहा जा रहा है कि चिहार गांव में महिला पुआल के टाल से चारे के लिए पुआल लेने पहुंची थी और पुआल निकालने के दौरान ही जोरदार धमाका हो जाता है, जिसमें वो घायल हो गई। घटना के बाद बौंसी एसडीपीओ अर्चना कुमारी मौके पर पहुंची और हर एंगल से जांच शुरू कर दी गई। मामले की तह तक जाने के लिए एफएसएल की टीम की भी मदद ली जा रही है। बड़ी खबर है रोहतास के विक्रमगंज से, जहां धारपुर गांव में नहर किनारे 2 युवकों का शव मिलने से हड़कंप मच गया। दोनों शव के पास से एक बाइक बरामद हुई है, जो बक्सर की बताई जा रही है। दोनों शवों की पहचान के लिए पुलिस ने एफएसएल की टीम को मौके पर बुलाया है। आशंका जताई जा रही है कि गोली मारकर दोनों की हत्या की गई है। दृष्टिया तो अभी तक यही लग रहा है कि लाकर यहाँ मारा गया है, लाकर मारा गया है और अभी तक आइडेंटिफाइड नहीं है। एफएसएल की टीम का क्या है? एफएसएल की टीम को खबर किया गया है, वो लोग रास्ते में हैं, आ रहे हैं। उसके बाद सब सैंपल कलेक्शन वगैरह होगा, उसके बाद ही फिर हम लोग पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को भेजेंगे। सीतामढ़ी में अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद हैं, उसका एक वीडियो सामने आया। ये वीडियो 15 जुलाई को पुपरी थाना क्षेत्र के एक जेवर दुकान में लूट की कोशिश के दौरान का है, जिसमें दुकानदार ग्राहकों को जेवर दिखाने में व्यस्त दिखता है और तभी 3 की संख्या में अपराधी पिस्टल के साथ दुकान में प्रवेश कर जाते हैं। दुकानदार को गन पॉइंट पर लेकर जेवर लूटने की कोशिश की गई, जिसका विरोध करने पर अपराधियों ने दुकानदार के साथ मारपीट शुरू कर दी। पिस्टल के बट से उसे जख्मी किया गया और इस दौरान ग्राहकों के साथ भी अपराधियों ने मारपीट की, लेकिन दुकानदार ने हिम्मत दिखाई और अपराधियों का सामना करते हुए नतीजा ये हुआ कि अपराधी दुकान को लूटने में विफल रहे। बिहार भर के एनएचएम कर्मी एक बार फिर से सरकार के खिलाफ गोलबंद होकर पटना में प्रदर्शन कर रहे हैं। मांगे पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दे रहे हैं। गर्दनीबाग में बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बैनर तले नर्स, काउंसलर समेत सभी कर्मी धरने पर बैठे हैं। डिजिटल हाजिरी का विरोध और तब समान काम के बदले समान वेतन की मांग कर रहे हैं। बिहार के दूर दराज के इलाके से पटना आईजीआईएमएस में इलाज कराने के लिए आने वाले लोगों को सरकार ने एक बड़ी सौगात दी है। आईजीआईएमएस के लिए बस सेवा की शुरुआत की गई है। पटना के अलग अलग रूट से फिलहाल आईजीआईएमएस के लिए 6 बसें दी गई हैं। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जरूरत पड़ने पर बसों की संख्या बढ़ाई जा सकती है, इसका भी जिक्र किया। इसके अलावा मरीजों की सुविधा के लिए आईजीआईएमएस परिसर में इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी चलाई जाएंगी, जो फ्री होंगी। गंडक नदी के जलस्तर में लगातार हो रही कमी के बाद कटाव का खतरा बढ़ गया है। कटाव के कारण बगहा के मंगलपुर के लोग दहशत में हैं। गंडक नदी सीधे तौर पर दबाव बनाकर कटाव कर रही है। इसके कारण बनाया गया पक्का तटबंध भी ध्वस्त हो रहा है। हालांकि सूचना के बाद जल संसाधन विभाग की टीम फ्लड फाइटिंग में जुटी है।
कटिहार के गंगा दियारा इलाके में बाढ़ ने दस्तक दे दी और इस दस्तक के बीच मवेशियों के लिए हरे चारे की किल्लत है। ऐसे में मवेशी पालक मनिहारी गंगा घाट होते हुए झारखंड के साहिबगंज का रुख करने लगे हैं। उफनती गंगा के लहरों के बीच मवेशी पालक अपनी भैंसों को नाव से गंगा नदी पार करा रहे हैं। तस्वीर आपके सामने है और इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि इस तरह छोटे नाव में बड़ी संख्या में भैंसों को लादकर गंगा नदी के इस पार से उस पार ले जाया जा रहा है। मुंगेर में बाढ़ को लेकर डीएम ने पदाधिकारियों के साथ बैठक की है। जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है। मुख्यालय से लेकर प्रखंड स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक कर डीएम ने कई दिशा निर्देश दिए हैं। बरियारपुर में जिलाधिकारी अवनीश कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई बड़ी बैठक में अफसरों को बताया गया कि किस तरह से बाढ़ की स्थिति में काम करना है। जिले में संभावित बाढ़ की स्थिति बनती जा रही है और इसे लेकर पहले से तैयार रहने को कहा गया है। बरियारपुर प्रखंड के 11 पंचायत ज्यादा प्रभावित होते हैं और ऐसे में सभी अधिकारी निरीक्षण कर जल्द रिपोर्ट सौंपेंगे। बोकारो में दिन दहाड़े फायरिंग और हत्या से सनसनी मच गई। मामला हरला थाना क्षेत्र के सेक्टर 9 हटिया मोड़ के पास का है, जहां बीजेपी अल्पसंख्यक जिला कल्याण कार्यालय के पास ही कार सवार और बाइक सवार 5 बदमाशों ने 12 राउंड से ज्यादा फायरिंग की और शंकर रवानी नाम के एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी। शंकर रवानी का भी आपराधिक इतिहास बताया जा रहा है। इससे पहले भी इस पर बदमाशों ने फायरिंग की थी, लेकिन वो उस दौरान बच गया था। इस बार बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। चश्मदीदों का ये कहना है कि बदमाशों ने शंकर के कनपट्टी पर गोली मारी, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो गई। वारदात ने एक बार फिर से कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। अचानक से एक डिजायर आया हटिया मोड़ उधर चंद्रपुरा के रास्ते से, गाड़ी रोका और एक लड़का पीछे वाला अपनी सीट से उतरा और आगे लड़का वो भी अपनी सीट से उतरा, बंदूक थे उसके हाथ में, ऐसे ऐसे किया और वहीं से वो फायरिंग करके आया। मैं बगल में था उसका। जब हम यहाँ घटना स्थल पर पहुँचे तो देखे कि एक व्यक्ति को गोली मारकर घायल कर दिया गया है, जिस समय आनन फानन में उसे गाड़ी से बीजीएस हॉस्पिटल भेजा और छानबीन चल रही है। रांची से पीएचईडी में अवैध निकासी मामले से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 20 करोड़ की अवैध निकासी मामले में ईडी की टीम जेल में बंद आरोपियों से पूछताछ कर सकती है। आरोपी कैशियर संतोष से ईडी की टीम पूछताछ कर सकती है और आपको बताएं कि आरोपी ने फर्जी बिल देकर रांची में शहरी जिला पूर्ति योजना की राशि में 20 करोड़ की अवैध निकासी की थी। इसके बाद रांची पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। अब केस को ईडी ने टेक ओवर कर लिया है। इसके बाद उम्मीद जताई जा रही है गिरफ्तार कैशियर से पूछताछ की जा सकती है। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। मजदूरों की जल्द वतन वापसी होगी। जी हां, विदेश में फंसे झारखंड के 27 मजदूर अब इनकी जल्द ही अपने वतन वापसी होने वाली है। मजदूरों के लिए बड़ी राहत की खबर है। एल&टी कंपनी ने मजदूरों को वेतन दिया और मजदूरों ने वीडियो से इसकी जानकारी दी। जल्द वतन वापसी होगी इन मजदूरों की। विदेश मंत्रालय को इस बाबत एक पत्र भी लिखा गया था। मजदूरों ने एल&टी कंपनी से माफी मांगी है और कहा कि एल&टी कंपनी की इसमें कोई गलती नहीं थी, जानकारी के अभाव में ये बात कही गई थी। सबसे पहले तो हम आपसे और एल&टी कंपनी तथा सभी स्टाफ बिल से माफी मांगते हैं कि बिना पूरी जानकारी के हमने कल बिना विभिन्न कार्यालय में तथा फेसबुक पर हमारे ठेकेदार तथा एल&टी कंपनी द्वारा हमें पेमेंट ना दिए जाने की वायरल की थी तथा झारखंड राज्य सरकार और भारत केंद्र सरकार के से घर वापसी की गुहार लगाई थी, जबकि हमारे पेमेंट एल&टी कंपनी का कोई लेना देना नहीं था और हम विनायक पावर के लिए काम कर रहे थे। वनडे कैमरून के लिए हमारे वीजा का प्रबंधक विनायक पावर द्वारा किया गया था और हमारे पेमेंट की पूरी जिम्मेवारी विनायक पावर की थी, परंतु जानकारी के अभाव में तथा गुस्से में हमने इस तरह का बयान दिया तथा वीडियो वायरल किया। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।